नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की नेक्स्ट क्लास थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में चार प्रकार की थ्योरी थी। नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी और मोदी गिलियानी मिलर थ्योरी। देखिए इसमें अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पिछली क्लास में कर लिया था। हम बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सरदाना एंड कंपनी सरदाना एंड कंपनी प्रोवाइड यू with the following, देखिए with the following information, with following information देखिए केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी दे रखी है 12%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 12% है। इन्होंने कह दिया कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल 10% है। ईबीआईटी 30,000 है। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू 2 लाख। कितनी लाख है? 2 लाख। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू 2 लाख है। फिर उन्होंने कहा, देखिए फिर इन्होंने बोला है you are required to calculate cost of equity and value of firm according to the net operating income theory. If the firm has 40,000 डेप्ट and 1 lakh
डेप्ट्स डेप्ट्स देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर है वो आपका है 3rd नंबर का। फर्स्ट और सेकंड हमने पिछली क्लास में कर लिया था। इन्होंने कहा सरदाना एंड कंपनी प्रोवाइड यू विथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन K0 ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल 10% है, EBIT 30,000 है, कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू है 2 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी इफ द फर्म हैज, फर्म के पास क्या क्या है 40,000 का डेप्ट है और 1 लाख का डेप्ट है। देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी बताई थी आपको, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी यदि डेप्ट 40,000 हो, यदि उनके पास डेप्ट कितने हैं 40,000 है, तो देखिए आपको मैंने बताया था V इक्वल टू EBIT अपॉन KO। क्लियर? देखिए EBIT की वैल्यू दे रखी है 30,000 और KO आपका दे रखा है 0.12, तो 30,000 में 0.12 का डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 2,50,000। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आएगी 2,50,000 है। उसके बाद देखिए इन्होंने पूछा है केई का फॉर्मूला था EBT अर्निंग बिफोर टैक्स बटा S, और देखिए S कैसे आता था, S इक्वल टू V माइनस D बोले तो डेप्ट और V बोले तो वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास आया था 2,50,000 और डेप्ट आपका कितना है 40,000, तो आपका ये आ जाएगा 2,10,000, 2,10,000। देखिए अब EBIT नहीं है, EBT नहीं है, तो देखिए आपका EBIT कितना था, EBIT था 30,000, इसमें से लेस कर दीजिए इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट लेस करेंगे, आपके डिबेंचर कितने थे, डिबेंचर थे 40,000 के, 40,000 का डेप्ट कितना है 10%, तो ये कितना आ जाएगा 4,000, तो 4,000 तो आपका EBT इक्वल टू कितना बचा 26,000, ये बच गया आपका EBT। क्लियर हो गई बात? देखिए यहां पर EBIT आपका 30,000 है, इंटरेस्ट 40,000 का 10%, डेप्ट रेट दे रखी है आपको 10%, तो 26,000, तो देखिए इक्वल टू 26,000 डिवाइड बाई S की वैल्यू 2,10,000 इंटू 100 इक्वल टू, देखिए 26 डिवाइड 2,10,000 इंटू 100, ये आ गया 12.38%। ये भी हमेशा प्रतिशत में आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर? तो ये यदि कंपनी के पास, इफ कंपनी हैज डेप्ट वैल्यू 40,000, क्लियर, तो आपका V क्या आएगा 2,50,000, K इक्वल टू 12.38, S इक्वल टू V माइनस D। क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने नेट ऑपरेटिंग इनकम में लिखा रखा है। आपकी सेकंड नंबर की थ्योरी थी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। क्लियर हो गई बात? तो ये अगर आपके पास डेप्ट की वैल्यू कितनी होती है 40,000, तो V तो कितना आएगा 2.5 लाख ही आएगा, ये आ जाएगा 12.38 और S इक्वल टू 2,10,000। अब देखिए इसी में क्या कहा कि इनके पास डेप्ट कितना है 1 लाख, तो देखिए यहां पर यदि डेप्ट कितना हो 1 लाख, डेप्ट कितना हो 1 लाख। क्लियर? अब देखिए डेप्ट 1 लाख हो, डेप्ट आपका कितना हो 1 लाख,
तो 1 लाख होगा तो ईबीटी तो वही रहेगा, केओ भी वही रहेगा, तो ये तो वी तो कितना आएगा आपका, वही 2,50,000 आएगा। अब देखिए ये चेंजेज होगा, ये भी चेंज होगा। अब देखिए यहां पर ईबीआईटी वही कितना, वी कितना 2,50,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1,50,000। देखिए ये 1,50,000 इंटू 100। अब देखिए ईबीआईटी आपका 30,000 था और इंटरेस्ट 1 लाख पे 10% आपका आ जाएगा 10,000। तो आपका ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी कितना आ जाएगा 20,000, 20,000। तो देखिए ये लो, तो ये आ जाएगा 13.33, 13.33%। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्लियर हो गई बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3rd क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने कहा संतोष लिमिटेड की, संतोष लिमिटेड की चालू परिचालन आय, चालू परिचालन आय 8 लाख है। कितनी रुपए, 8 लाख रुपए है चालू परिचालन आय। अब इन्होंने कहा 8 लाख रुपए है, इसके पास 20 लाख रुपए के 12% ऋण बकाया है। क्लियर हो गई, ऋण बकाया है। फिर उन्होंने कहा कंपनी की अनुमानित समता पूंजी लागत, 16% है। कितनी है, 16% है। कंपनी ₹10 लाख के ऋण पत्र जारी करके उत्तोलक में वर्दी करने पर विचार कर रही है।
वर्दी करने पर विचार कर रही है, तथा इस राशि में समता पूंजी को कम करना चाहती है। समता पूंजी को क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है। इस ऋण की लागत इस बढ़ी हुई वित्तीय जोखिम के फलस्वरूप ऋण की लागत देखिए किसकी लागत? ऋण की लागत 14% तक तथा समता पूंजी लागत के 19% तक हो जाएगी। कितनी परसेंट तक हो जाएगी? 19%। आपको परंपरागत प्रतिमान, देखिए कौन सा? परंपरागत प्रतिमान का उपयोग करते हुए संतोष लिमिटेड के चालू मूल्य का निर्धारण करना है। देखिए देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कंप्लीट हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप समझ लीजिए क्या कह रहा है कि संतोष लिमिटेड की चालू परिचालन आय, बोले तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, ये आपका क्या होगा? EBIT होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर? फिर देखिए क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी अच्छा हल होगा। उसके पास क्या 20 लाख के 12% क्या है? ऋण है, बोले तो डेप्ट है। कंपनी की अनुमानित समता पूंजी लागत, उन्होंने कहा केई आपकी कितनी होगी? केई 16% है वर्तमान में। क्लियर? कंपनी 10 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी करके उत्तोलक में वृद्धि करने पर विचार कर रही है तथा इस राशि में समता पूंजी को कम करना चाहती है। इस बढ़ी हुई वित्तीय जोखिम के फलस्वरूप ऋण की लागत 14% और केई इक्वल टू 19%। देखिए
देखिए वापस देखिए, अब यहां पर हो गया, यहां तक क्वेश्चन देखिए, यहां तक कह रहा है आपको परंपरागत प्रतिमान का उपयोग करते हुए संतोष लिमिटेड के चालू मूल्य का निर्धारण करना है। पहले तो किसका निर्धारण करना है? चालू मूल्य का। तो कहने का मतलब उसके इस पॉइंट से पहले अगर वर्दी कर रही है वो 10 लाख, उससे पहले उसका जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो कितना आएगा वो आपको डिटरमाइन करना है। तो देखिए इसमें आपको केई दे रखा है, तो वो कौन सा, देखिए परंपरागत प्रतिमान बोला, और परंपरागत प्रतिमान में मैंने आपको एरो बना के बताया था नेट इनकम थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी और आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। क्लियर? ये दोनों का क्या है? मध्यम मार्गी। अब इसमें केई दे रखा है तो कौन सा सिद्धांत फॉलो होगा? केई दे रखा है तो आपका देखिए केई दे रखा है तो नेट इनकम थ्योरी, शुद्ध आय सिद्धांत फॉलो होगा। तो देखिए आपको मैंने बताया था V इक्वल टू एस प्लस डी। क्लियर? अब यहां पर S की वैल्यू नहीं है लेकिन D की वैल्यू कितनी है? 20 लाख है। कितनी है? 20 लाख। अब देखिए अब S की वैल्यू कैसे आएगी? S की वैल्यू के लिए मैंने बताया था EBT अपॉन K। क्लियर? अब आपका EBT कैसे आएगा? EBIT कितना है? 8 लाख है। उसमें से हम क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट लेस करेंगे। और वर्तमान में कंपनी के पास कितने के ऋण पत्र हैं? देखिए 20 लाख, और 20 लाख का कितना परसेंट है? 12%। आपका इंटरेस्ट आएगा 2,40,000, 2,40,000 ब्याज। तो आपका यहां पर EBT अर्निंग बिफोर टैक्स 5,60,000। तो देखिए यहां पर EBT आ गया 5,60,000 डिवाइड बाई KE की वैल्यू कितनी है? 0.16। 5,60,000 में 0.16 का डिवाइड कीजिए, 35 लाख। अब यहां पर देखिए 35 लाख प्लस 20 लाख इक्वल टू 55 लाख। तो 55 लाख आपकी 55 लाख रुपए आपकी क्या आएगी? वैल्यू ऑफ फर्म आएगी। क्लियर? ठीक है, तो ये तो आपका V आ गया, ये आपका S आ गया। अब इसमें अगर आपको देखो KE भी कैलकुलेट करना है तो KE भी कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं। KE कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए KO का क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने? EBIT अपॉन V। तो देखिए यहां पर EBIT आपका कितना दे रखा है? 8 लाख, और V की वैल्यू है 55 लाख इंटू 100। देखिए पूछा नहीं है फिर भी मैंने निकाल दिया। तो 8 लाख डिवाइड बाई 55 लाख इंटू 100, 14.54%। क्लियर? तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया? V कैलकुलेट। देखिए V S प्लस D, EBT S इक्वल टू EBT अपॉन KE। के S 35 लाख, 35 लाख में डेप्ट की वैल्यू जोड़ देंगे तो V की वैल्यू कितनी आएगी? 55 लाख। EBT कैसे आता है? EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा देंगे। इंटरेस्ट कैसे आया? आपकी डेप्ट कितनी है? 20 लाख, 20 लाख का 12% निकालेंगे तो 2,40,000 आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या चेंजेज है।
देखिए अब इन्होंने ये कहा है कि वैल्यू ऑफ फर्म, देखिए अगर पहले उनके पास कितने थे, 20 लाख के ऋण पत्र थे, अब 10 लाख के और हो गए, क्लियर। तो अब इनके पास देखिए टोटल डेप्ट कितना आ गया, 20 लाख के तो पहले थे ही, प्लस 10 लाख और आ गया, टोटल डेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 लाख हो गई। टोटल डेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, 30 लाख। देखिए वर्दी करने पर विचार, और ये कह रहा है कि 12% की जगह आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितनी होगी, 14%। तो इसका 14% निकाल दीजिए आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। देखिए 30 लाख, पहले कंपनी के पास 20 लाख के डेप्ट थे, अब उन्होंने क्या किया, डेप्ट में वृद्धि कर दी, कितने के हो गए, 10 लाख और आ गए, तो टोटल डेप्ट बकाया कितने हैं, 30 लाख। और इन्होंने कहा रेट ऑफ डेप्ट है, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, पहले आपका 12% था, लेकिन जैसे ही आपने 10 लाख के और ऋण पत्र लिए तो आपकी डेप्ट की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका 14% होगा। तो देखिए 30 लाख इंटू 14%, ये आपका 4,20,000 आपका इंटरेस्ट आ रहा है, 4,20,000। अब देखिए V, डेप्ट तो आपके पास कितना आ गया भाई, अपना V इक्वल टू S प्लस D। तो देखिए D आपका कितना है, 30 लाख, S कैसे आएगा, EBT बटा KE, और KE आपका अब कितना हो गया, 19%, तो 0.19% हटा दिया मैंने। अब यहां पे देखिए EBIT कितना है, वही 8 लाख है। कितना है, 8 लाख। इसमें से हमने क्या किया, लेस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेस किया, 8 लाख में से इंटरेस्ट आया 4,20,000, तो अपना ये आ रहा है 3,80,000, और ये अपना है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 3,80,000 में आप क्या करेंगे, 19 का भाग देंगे, 0.19 का। तो देखिए ये आ गया आपका 20 लाख। तो यहां पर S की वैल्यू कितनी आई, 20 लाख। अब ये टोटल V कितना आ गया, 50 लाख। देखिए पहले जो प्रपोजल था उसमें V की वैल्यू आ रही थी 55 लाख, लेकिन अब जैसे ही आप 10 लाख के और डेप्ट जारी करते हैं तो आपकी वैल्यू आ रही है कितनी, 50,000। तो कहने का मतलब वैल्यू, आपकी फर्म की वैल्यू क्या हो गई, पहले की तुलना में कम हो गई ना। पहले 55 लाख वैल्यू आ रही थी जब आपके पास डेप्ट कितने थे, 20 लाख के, लेकिन अगर आप डेप्ट की वैल्यू बढ़ाए और आपकी डेप्ट कितने हो गए, 30 लाख, तो आपकी वैल्यू आ रही है अब 50,000। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो प्रपोजल है, कौन सा प्रपोजल, ये 10 लाख रुपए और लेने का, ये आपका रिकमेंड नहीं किया जाएगा। प्रपोजल इज नॉट रिकमेंडेड। क्लियर हो गई बात, प्रपोजल इज नॉट रिकमेंडेड, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक ही क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत का, परंपरागत, ट्रेडिशनल थ्योरी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जो मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच का था। और मोदी गिलियानी मिलर में आपको मैंने बताया था मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, और इसमें आपको मैंने ये बताया था कि वैल्यू ऑफ अनलिबरेटेड फर्म कैलकुलेट किया जाएगा और एक वैल्यू ऑफ लिबरेटेड फर्म, और दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से बता दिए थे। तो देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हरी लिमिटेड है, हरी लिमिटेड तथा हर लिमिटेड सभी तरह से समान है, सभी तरह से समान है, सभी तरह से क्या है, समान है। फिर इन्होंने कहा सिवाय इसके कि हरी लिमिटेड बिना उत्तोलक है, बिना उत्तोलक है, जबकि हर लिमिटेड उत्तोलक सहित है, उत्तोलक सहित है। हर लिमिटेड के पास ₹40 लाख के के 8% ऋण पत्र हैं। कितने ऋण पत्र हैं? 40 लाख के 8% ऋण पत्र हैं। निगम कर 50% है तथा संपूर्ण समता वाली कंपनी के लिए पूंजीकरण की दर 10% है। EBIT 12 लाख रुपए है। प्रतिमान के अकॉर्डिंग, प्रतिमान के अनुसार दोनों कंपनियों के मूल्य की गणना कीजिए। दोनों कंपनियों के मूल्य की गणना कीजिए। क्लियर हो गई बात?
देखिए एमएम मॉडल का क्वेश्चन आ गया मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर में 2 क्वेश्चन और बचे हैं 6 और 7, और 2 ही दिन में मात्र 2 क्लास में आपका चैप्टर यहां पर कंप्लीट है। देखिए हरी लिमिटेड है और हर लिमिटेड सभी तरह से क्या है, समान है, सिवाय कि हरी लिमिटेड बिना उत्तोलक वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फॉर्म है, बिना उत्तोलक, जबकि हर लिमिटेड वैल्यू ऑफ लिवरेड फॉर्म है। टैक्स रेट आपकी 50% है, ईबीआईटी आपका 12 लाख है, पूंजीकरण दर बोले तो केई आपकी कितनी है, 10% है। अब एमएम मॉडल देखिए, एमएम मॉडल में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था VU इक्वल टू EBIT 1 माइनस टी बटा की, ये लिखाया था वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म के लिए, और वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म के लिए लिखाया था V1 इक्वल टू VU प्लस D इंटू टी। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले, देखिए ईबीआईटी क्वेश्चन में दे रखा है आपको 12 लाख, टैक्स रेट 0.50 और केई है 0.10, उसका प्रतिशत हटा दिए, तो ये 12 लाख इंटू 0.50 डिवाइड बाई 0.10, तो 6 लाख 0.10 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 60 लाख, 60 लाख आ जाएगा वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म। अब देखिए V1 वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म, VVU वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म की वैल्यू कितनी आई, 60 लाख, प्लस डेप्ट डिबेंचर कितने के, 40 लाख के। क्लियर हो गई बात, 40 लाख, टैक्स रेट है 0.50, तो देखिए 60 लाख प्लस 20 लाख इक्वल टू 80 लाख, तो आपका वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म तो कितना आएगा, 60 लाख, और वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म कितना आएगा, 80 लाख। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहां पर कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 5 VU V1। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, संस्था, 2 संस्थाएं हैं ए और बी, संस्था ए तथा बी दोनों समान है, समान है, सिवाय ए उत्तोलक रहित है, ए उत्तोलक रहित, और बी उत्तोलक सहित। देखिए वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म है, वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म है। इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि डिबेंचर 5% डिबेंचर है इनके पास, कितने के, 2 लाख। बी के पास, किसके पास, बी के पास, और टैक्स रेट 40% है, ईबीआईटी शुद्ध परिचालन आय 2 लाख है, 40,000, और
समता पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्वल टू 10% है। MM प्रतिमान के अनुसार दोनों के मूल्यों की गणना कीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके कहा संस्था ए है और बी, दो संस्थाएं ए और बी, दोनों समान है। ए उत्तोलक रहित है जबकि बी उत्तोलक सहित है। बी के पास 5% डिबेंचर है 20 लाख के, क्लियर। ए के पास नहीं है, तो ए तो आपकी वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म हो जाएगी, वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म। और जिस कंपनी के पास ऋण पत्र होते हैं, डेप्ट होते हैं, वो वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म हो जाएगी। तो देखिए MM मॉडल EBIT आपका 40,000, टैक्स रेट 0.40, KE आपका 0.10, तो 40,000 इंटू 0.60 डिवाइड बाई 0.10 इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाई 0.10 इक्वल टू 2,40,000, 2,40,000। वैल्यू ऑफ अनलिवरेड फर्म आएगा आपका 2,40,000। अब आपको V1 पूछा है, V1 तो वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म आपका अनलिवरेड कितना आया था 2,40,000 प्लस डेप्ट आपका कितना है, डेप्ट है 2 लाख, डिबेंचर आपके 2 लाख के हैं और टैक्स रेट है 40%, तो 0.40। तो देखिए 2,40,000 प्लस 80,000, 2 लाख इंटू 40 0.40 80,000, 80,000 में 2,40,000 अनलिवरेड की जोड़ दीजिए तो वैल्यू ऑफ लिवरेड फर्म आएगी आपकी 3,20,000। आंसर 3,20,000। क्लियर होगी बात। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहां पर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 6 क्वेश्चन यहां पर आपका क्या है, कंप्लीट है। 6 क्वेश्चन देखिए मैं वापस आपको अगेन फिर से बता देता हूं कि कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमने 6 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर में 4 थ्योरी थी। शुरू के 2 क्वेश्चन नेट इनकम थ्योरी था, उसके बाद एक क्वेश्चन आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी का था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल थ्योरी का था और 5 और 6 नंबर MM मॉडल से आपको बता दिए। आपके नोट्स क्लियर है, 2 क्वेश्चन भी क्लियर है और एक और क्वेश्चन बचा है 7 नंबर, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 अंतिम क्वेश्चन है। मनीष लिमिटेड की ब्याज यह कर पूर्व, कर से पूर्व आय
9 लाख है, 9 लाख दे रखी है। देखिए मनीष लिमिटेड की ब्याज एवं कर से पूर्व आय 9 लाख है। फर्म की ऋण लागत, फर्म की ऋण लागत 10% तथा वर्तमान में फर्म 30 लाख रुपए ऋण का उपयोग करती है। फर्म की संपूर्ण पूंजी लागत 12% है। किसकी? फर्म की संपूर्ण पूंजी लागत 12% है। समता पूंजी लागत ज्ञात कीजिए। समता पूंजी लागत ज्ञात कीजिए। आपको समता पूंजी लागत याद करनी है। देखिए मनीष लिमिटेड की ब्याज व कर से पूर्व आय 9 लाख है। फर्म की ऋण लागत 10% है तथा वर्तमान में फर्म 30 लाख रुपए ऋण का उपयोग करती है। फर्म संपूर्ण पूंजी लागत 12% है। समता पूंजी की लागत याद करनी है। और समता पूंजी की लागत का क्या सूत्र था रे? क्या था? यही तो था ना, केई ईबीटी अपॉन एस, यही था। देखिए केई इक्वल टू ईबीटी अपॉन एस, एस इक्वल टू वी माइनस डी। एस कैसे आएगा? वी में से डी घटाएंगे। और वी कैसे आएगा? वी इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन क्यू। देखिए ईबीआईटी में से लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट। तो आपका क्या आएगा? ईबीटी। देखिए पूछा क्या है प्रश्न में? क्या पूछा है? केई पूछा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछी है आपसे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पूछा है। इन्होंने दे दिया ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। देखिए ईबीआईटी यहां पर इन्होंने दे दिया, कितना दिया है ईबीआईटी? 9 लाख। देखिए 9 लाख, 9 लाख। फिर इन्होंने केओ भी दे दिया 12%, तो 0.12 इक्वल टू 9 लाख में डिवाइड कर दीजिए। ये आपका आएगा V 75,000, 75 लैक्स। अब देखिए V, आपके पास V आ गया 75 लाख, उसमें से 30 लाख आप डेप्ट की वैल्यू घटा दीजिए, और डेप्ट आपके पास कितने थे? 30 लाख। तो आपका S की वैल्यू आएगी 45 लाख, 45 लाख। अब देखिए यहां पर, अब देखिए इतना ताम झाम आपको क्यों करना पड़ रहा है? केई कैलकुलेशन करने के लिए। केवल इन्होंने पूछा है केई। बच्चे क्या करते हैं? केई का फॉर्मूला लिखेंगे ईबीटी अपॉन एस और हल करने। यार एस क्वेश्चन में नहीं है, एस तो अरे
आप ये देखिए ये केई कौन से थ्योरी में पूछा जाता था, देखिए कौन सी थ्योरी में पूछा जाता था केई, और केई फर्स्ट वाली थ्योरी में ही अपन सेकंड वाली थ्योरी में कैलकुलेट करते थे केई नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। क्लियर? क्योंकि इसमें केओ दे रखा है और केओ तो नेट इनकम थ्योरी में केओ तो अपन क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। तो आपके शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के सारे फॉर्मूले लगेंगे। क्यों लगेंगे? एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। एस की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी? वी माइनस डी। तो फिर वी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, केओ दे रखा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो केओ ईबीआईटी अपॉन केओ का डिवाइड करेंगे तो आपका वी आएगा 75 लाख, और डेप्ट आपको दे रखे हैं तो ये कितना आ गया 45 लाख। अब देखिए ईबीआईटी आपका कितना था 9 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए 30 लाख पर 10%, 3 लाख। तो आपका ईबीटी कितना आ गया 6 लाख। क्लियर? अब देखिए 6 लाख, एस की वैल्यू कितनी 45, और केई हमेशा किस में आता है, अरे प्रतिशत में आता है। तो आप 6 लाख में डिवाइड कर दीजिए 13.33%, 13.33%। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आपका चैप्टर कंप्लीट है। यहां पर टोटल क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, और 7 के 7 क्वेश्चन मैंने आपको हल करा दिए हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स, जिन्हें आप हल करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है? आप घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल नंबर आप एक तो 2 हल करें, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ रहने देना, थर्ड, 7 और 8। ठीक है? तो आपको ये एग्जाम्पल नंबर, इसी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 7 और 8 कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं? नंबर 2, 3, 7, 8 नंबर के एग्जाम्पल। अंकेक्षण व प्रबंध लेखांकन, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो एमआर अग्रवाल की बुक है उसी से हम पढ़ा रहे हैं। वही बुक आपको परचेज करनी है, उसी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। 7 क्वेश्चन थे, वो 7 क्वेश्चन हो गए हैं। 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल को और कर लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? ओके।